हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अपन लेक्चर 1 में बात कर चुके थे, ऑर्गेनिक को हम स्टार्ट कर चुके थे और हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। इनिशियली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं ये पढ़ लिया था हमने। हमने ये पढ़ लिया था कि कार्बन जो है उसकी डिग्री क्या क्या होती है, हाइड्रोजन की डिग्री क्या क्या होती है, एल्कोहल की क्या होती है, एल्काइल हैलाइड की क्या होती है। ऐसे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिए थे, किसको ऑर्गेनिक बोलेंगे किसको इनऑर्गेनिक बोलेंगे। तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ वहाँ पे सीख चुके थे। उसके बाद हम आज से क्या पढ़ने वाले थे, हम आज से पढ़ने वाले थे आगे। और मेनली जो हम आज शुरू करने वाले हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सब कंपेयर करते हैं। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिक बेसिक हम क्या क्या पढ़ लिए थे, जल्दी से 1 मिनट में रिकैप कर लेते हैं, है ना। हमने पढ़ लिया था कि कहाँ से ऑर्गेनिक की शुरुआत हुई, किसको ऑर्गेनिक बोलेंगे किसको इनऑर्गेनिक, टाइप्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हैलाइड्स वगैरह सब हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या बला है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, आम बोलचाल में इसको समझें इस बात को। देखो हाइब्रिडाइजेशन आखिर है क्या। अब आप ये समझो कि आपकी मम्मी ने, आप जो है 3-4 भाई बहन हो और आपकी मम्मी ने एक आटा ला के रख दिया और बोला कि इनसे तुमको रोटियां बनानी है, बेलनी है, रोटियां बेलनी है, ठीक है। तुमने एक लोई लोई बोलते हैं उसको, आटे से लोई अलग करी और फिर उसे बेलना शुरू कर दिया, है ना। आपने अपनी रोटी बना ली। फिर आपके भाई ने बहन ने भी एक लोई तोड़ी और उन्होंने भी रोटी बनाना शुरू कर दिया। बाकी तीसरे भाई बहन ने और चौथे भाई बहन ने भी ऐसा ही किया। मम्मी जब आके देखती है तो पता चलता है एक तो जो है वो इंडिया का नक्शा बना है, दूसरे ने बनाया है श्रीलंका का नक्शा, तीसरे ने बनाया है अमेरिका का नक्शा और चौथे ने बनाया है जापान का नक्शा। क्योंकि हमें किसी को भी रोटी बनानी नहीं आती थी तो मम्मी डांट लगाएगी सबसे पहले। फिर उसके बाद वो क्या करेंगी, सभी लोइयों को मिला के वापस से आटा बनाएंगी और फिर यूनिफॉर्म लोए 4 बनाएंगी और 4 एकदम मस्त गोल गोल रोटियां बनाएंगी, है ना। यही करेंगे। यही हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। कैसे जरा समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन न होता तो बिल्कुल हालात वैसे होते, 4 बहन भाई रोटी बना रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस शेप की रोटियां बनती। वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन न हो तो क्या फर्क पड़ता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, बॉन्ड, उसके बारे में अपन बात करेंगे। एग्जाम्पल लेके इस चीज को समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद सारी चीजें यूनिफॉर्म कैसे हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया हमने CH4 का। ओहो, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मीथेन का। मीथेन का सबसे छोटा सा एग्जाम्पल है, उसे हम लेकर समझने की कोशिश करते हैं। तो मीथेन के बारे में अगर मैं बात करूं और मैं नहीं जानता इसमें, तो ये हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास 4 बॉन्ड हमने बना लिए, ये मीथेन है, 4 बॉन्ड बनता है, हमको पता है। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, हमको पता है। अब हम यहां अगर कार्बन को जरा देखें तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारे पास आता है 1s2 2s2, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता होना चाहिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इनऑर्गेनिक का थोड़ा छोटा सा पार्ट है और जो तुमने पढ़ लिया होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक इसलिए हमने पहले दिया था। तो 1s2 2s2 और उसके बाद हमारे पास होता है 2p2। अब यहाँ अगर मैं देखूं तो 1s2 1s पूरा फिल है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्ड हैं। 2s के बारे में बात करें तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं। और 2p की बारे में बात करें तो हमें पता है कि सबसे पेयरिंग होने से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में जाता है। तो बॉन्ड बनाने की क्षमता यहाँ वही रखेगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास हालात ये है। अब अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूँ तो हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो हमारे पास होता ही क्या है, 1s1। तो इसके पास तो ऑलरेडी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो अगर मैं यहां देखूं कि तो कार्बन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 2 ही हाइड्रोजन के साथ पेयर्ड होकर 2 बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहां अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये जो हमारे पास 2p वाला है, ये हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्ड बना सकता है। लिमिसरली और सिमिलरली ये भी बना सकता है हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्ड, हाइड्रोजन के 1s के साथ। तो हमारे पास 2 ही बॉन्ड बनेंगे और जो अकेले बॉन्ड होते हैं उनको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, है। तो हमारे पास 2 ही बॉन्ड बनेंगे। तो ऐसा तो है नहीं, कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कुछ तो अलग हो रहा है। अब यहां क्या होता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सके उसके लिए उसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। और ऐसा होने के लिए
ये इसकी कहलाती है ग्राउंड स्टेट, है ना। और फिर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को जो कि s में है आउटर मोस्ट शेल में, वो p में इसको एक्साइट कर देता है। मतलब ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर कहां चले जाता है, यहां चले जाता है। मगर अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर आउटर वाले शेल में भेजना चाहते हो, तो जैसे जैसे अपन दूर जाते जाते हैं न्यूक्लियस से, वैसे वैसे एनर्जी ऑफ द शेल बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको यहां से यहां भेजना है, मतलब अगर आप किसी को सेकंड माले से चौथे माले पे भेजना चाहते हो, तो सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। मतलब आपके पास इनफ एनर्जी होनी चाहिए सीढ़ियां चढ़ने की। तो इसी तरीके से 2s की एनर्जी, 2s मान लो ग्राउंड स्टेट, और ये ग्राउंड फ्लोर, और ये मान लो हमारा फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप नहीं जा पाओगे। तो इसका मतलब यहां से यहां जाने में एनर्जी होने वाली है खर्च। अब आप समझना इस बात को कि यहां एनर्जी खर्च होगी, तो मॉलिक्यूल कहेगा यार मैं क्यों खर्च करूं, मेरे से खर्चा क्यों करवा रहे हो, कुछ ऐसी बात करो जिससे फायदा हो, तुम तो खर्चा करा रहे हो यार, प्रॉफिट कराओ कुछ। तो हम कैसे यार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है भाई, तेरे को इन्वेस्टमेंट कर लेगा तो फिर फायदा भी नजर आएगा। कैसे जरा समझते हैं। अब जब हमने इसको एक्साइट किया, तो इसको एक्साइट करने में हमारे पास जो एनर्जी खर्च हो रही है वो है 96 किलो कैलोरी। यहां हमारे पास भेजने में इसको 96 किलो कैलोरी एनर्जी खर्च हो गई। तो मॉलिक्यूल कहेगा देखो 96 एनर्जी तुमने खर्च करवा दी है, तो फायदा इससे ज्यादा करवाना, तभी मैं एक्साइट कराऊंगा अपने इलेक्ट्रॉन को, वरना क्या फायदा, तो नुकसान हो गया इसमें। तो अब यहां अगर मैं देखूं तो कार्बन जो है उसकी एक्साइटेड स्टेट में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन हमने जंप करवा दिया है, और जंप करने से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हो जाता है वो है 1s का। तो 1s में तो कोई दिक्कत नहीं है। 2s में अब इलेक्ट्रॉन रह जाता है एक, और 2p में हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 3। तो ओवरऑल मिलाकर हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब 4 कार्बन के साथ अब बॉन्ड बनाया जा सकता है। हाँ अच्छा, तभी ये बनता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब अब हमारे पास 4 बॉन्ड बनने को तैयार है। ये 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा एक, ये भी 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, सॉरी ये 1s के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये 1s के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये 1s के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये भी 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया। हमने कहा ठीक है, चलो ठीक है चलो, सही है बात, एकदम सही है। अब इससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, इसके बारे में भी अपन जज करेंगे, मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब यहां अगर मैं देखूं तो ये जो बॉन्ड है हमारा वो 2s और 1s के बीच में है, और ये वाला जो बॉन्ड है सारे वो 2p और 1s के बीच में है। और हम इनऑर्गेनिक में पढ़ के आ चुके हैं कि कौन सा बॉन्ड जो है इनमें से स्ट्रांग होने वाला है, कौन सा वीक होने वाला है। तो अगर मैं देखूं तो 2s और 1s के बीच में बॉन्ड है, और दूसरा हमारे पास 1s और 2p के बीच में बॉन्ड है। इसका मतलब डिफरेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि कौन स्ट्रांग बनेगा कौन वीक और क्यों बनेगा, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, तुमने पढ़ लिया होगा। मैं सिर्फ इतना कह के आगे निकलना चाहता हूं कि भाई 2 डिफरेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनकी बॉन्ड एनर्जीज भी क्या होने वाली है, अलग अलग होने वाली है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड की एनर्जी तो सेम होगी 1s 2p के बीच में, और एक की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब इन 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड तो एक ही एनर्जी के होने चाहिए और एक बॉन्ड डिफरेंट एनर्जी का होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, ऐसा तो होता ही नहीं है, चारों बॉन्ड एकदम आइडेंटिकल होते हैं। तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। तो अब यहां हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्साइट हो जाने के बाद जो बनने वाले चारों बॉन्ड हैं वो आइडेंटिकल बनते हैं। इसका मतलब बॉन्ड बनने और एक्साइट होने के बाद की बीच की एक स्टेट और है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं मां का आ जाना और सारे लोगों को मिलाकर एक आटा बना लेना। तो अब यहां पर आगे अगला जो स्टेप है कि चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब मां आएगी इन द सेंस मॉलिक्यूल की मां, और इन चारों को मिला के एक सिमिलर एनर्जी के 4 ऑर्बिटल्स क्रिएट कर देगी। तो यहां से हमारे पास होता क्या है जरा समझें। इसके बाद हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऐसा हाइपोथेटिकल फिनोमेना हमने माना है। और अब कार्बन के 4 ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी के बनते हैं, न अब कोई s रहा न अब कोई p रहा। अब इस बात को फिर से समझें ऐसे, जैसे कि
तुम चार भाई हो, राम, श्याम, सुरेश और महेश, सबने अलग अलग रोटियां बनाई थी, है ना। तो अब जो माँ आई तो सबको मिला के जो है एक लोहा बनाया और 4 आइडेंटिकल लोइयां बना ली। अब उनका नाम क्या देंगे? उनका नाम हम देंगे राम श्याम सुरेश महेश रोटी, राम श्याम सुरेश महेश रोटी, राम श्याम सुरेश महेश रोटी। इसका मतलब कि सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका हाइब्रिड है। तो अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने, उसको ना एस बोला जा सकता, ना राम बोला जा सकता, ना श्याम बोला जा सकता, ना रमेश बोला जा सकता, ना सुरेश, ठीक है, क्योंकि सबका मिश्रण है वो। और यहां तो हमारे पास ये मिश्रण है एस और पी का। तो अब जो ये नए ऑर्बिटल बने हैं उनको अपन कहेंगे एस, एक तो एस था और 3 पी थे, तो इनको हम कहेंगे कि इन चारों का नाम है अब एस पी 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इनकी एनर्जी, इनकी शेप सब सेम होती है ना। ये तुम और डिटेल में पढ़ोगे। जैसे एस ऑर्बिटल तो ऐसा हुआ करता है स्फेरिकल और डम्बल शेप होता है पी, और जो हमारे पास इनसे मिलके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है वो बनता है ऐसा, ठीक है। ये हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। क्या, क्यों, कैसे, क्यों ये शेप ज्यादा होती है, क्यों ये छोटा होता है, इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ऑर्बिटल इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, ओवरलैपिंग बढ़ाने के लिए, वो उसमें भी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऐसे ऑर्बिटल बन जाते हैं आइडेंटिकल। अब हमारे पास जब भी इनके साथ बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक एक इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास 1s ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑफ हाइड्रोजन और 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लेंगे, और अब जो चारों बॉन्ड होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। सवाल फिर से वही है कि हाइब्रिडाइजेशन न होता तो क्या होता, और हुआ तो क्या फ़ायदा हुआ। तो अब यहाँ जरा देखें तो हुआ क्या है, जरा इस बात को समझें। एक बुक को मैंने कोट किया है ताकि आपको रेफरेंस भी समझ में आए। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन ने जो है वो अपना 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 420 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करते हैं बॉन्ड बनाने के बाद। मतलब इसका मतलब अगर आप 4 बॉन्ड तोड़ोगे तो 420 एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अगर प्रमोशन न हो, अगर मान लो एक्साइट न हो इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तो इसका मतलब कार्बन 2 ही बॉन्ड बना पाएगा, जैसे कि हम बात करके आए हैं। अगर एक्साइट नहीं होगा तो ये बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, सिर्फ यही बनाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका मतलब कार्बन सिर्फ फिर 2 ही बॉन्ड बनाता, 2 बॉन्ड बनाता तो 210 किलो कैलोरी ही रिलीज करता। 4 बना रहा है इसलिए 420 कर पा रहा है। अगर एक्साइट ना होता तो 210 ही कर पाता। अब ठीक है साहब 210 कर पाता, ठीक है, मगर जो आपने एक्साइट किया उसमें भी तो एनर्जी खर्च हुई। तो हमने कहा ठीक है, एक्साइट करने में खर्च हुई 96, और 96 खर्च करने के बाद जब आपने एक्साइट कर दिया, 96 खर्च करने के बाद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए, जिससे 2 नए बॉन्ड बने, और 2 नए बॉन्ड बने तो इसका मतलब अब 210 किलो कैलोरी और रिलीज होने वाले बॉन्ड बन चुके हैं। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन ना होता तो 210 किलो कैलोरी ही एनर्जी रिलीज होती, और एनर्जी रिलीज होना मतलब स्टेबिलिटी लाना। हाइब्रिडाइजेशन में 96 किलो कैलोरी का नुकसान हुआ, मगर 2 बॉन्ड बनाने का फायदा हुआ, 210 और रिलीज हुई। तो ओवरऑल फायदा कितना है हमारे पास? 210 जो कि 2 बॉन्ड बनाने में रिलीज होगा, और 96 जो कि एक्साइट करने में खर्च हुआ। इसका मतलब ओवरऑल हमारे पास बेनिफिट है 114 किलो कैलोरी का। इसका मतलब फायदा हो गया है, इसलिए एक्साइट किया गया है इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बनाए गए हैं, और इससे एक्साइट करने और 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा मिलने के बीच में हमें फायदा हो गया 114 किलो कैलोरी का। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इसलिए एक्साइटेशन हुआ है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गया है? यह है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया होगा क्या, क्यों, कैसे। थोड़ा सा और पिक्टोरियल डायग्राम से देख लेते हैं क्या हुआ है कि अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। यहाँ मैंने sp3 बताया, क्यों बताया? 1 s और 3 p पार्टिसिपेट किए। कभी कभी ऐसा होगा कि 1 s और 2 p पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको क्या कहेंगे? राम श्याम हरीश ने ही पार्टिसिपेट किया तो क्या कहेंगे? राम श्याम हरीश ऑर्बिटल। तो 1 s 2 p होंगे तो उसको क्या कहेंगे? sp2। मान लो कभी कभी ऐसा होगा कि 1 s और 1 p ही पार्टिसिपेट करेगा तो उसे क्या कहेंगे हम? राम और श्याम ही पार्टिसिपेट किए तो हम कहेंगे राम श्याम रोटी, तो उसको कहेंगे sp ऑर्बिटल, है ना। तो सिमिलरली जैसे s और p ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये देखो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारे पास बन गया है ना। इसका नाम क्या है? sp ने लिया तो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऐसा दिखता है। बोलो बात समझ में आ गया? बोलो।
सॉरी, ये जब दो sp आपस में मिल जाएंगे, है ना, दोनों तरफ से बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। छोटे लोब जो है वो इधर होने चाहिए, वो नजर नहीं आते हैं। इसका लोब इधर होगा, इसका लोब इधर होगा, ठीक है। अब मान लो एक s और दो p पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो sp2 होगा। ऑल टुगेदर sp2 कार्बन बीच में है तो ऐसे दिखेंगे। तो अगर sp है तो हमको लीनियर एक लाइन दिखेगी, और अगर sp2 है तो हमें 120 एंगल हमें ऐसा दिखेगा, कार्बन को सेंट्रल मानते हुए। सिमिलरली अगर sp3 है तो sp3, ये 3p है, इसको px बोलते हैं, py बोलते हैं, pz बोलते हैं, और मिला के हमारे पास जो ऑर्बिटल बनता है, जो शेप बनती है वो होती है sp3 और टेट्राहेड्रल, ये sp3 कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से हम लेके चलते हैं और वो ये है कि hybridized, mark my word, hybridized orbital forms sigma bond, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं। अगर पाई बॉन्ड बन रहा है, फॉर्म्स पाई बॉन्ड, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से हमको अब बात करेंगे कि ये सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या है। देखो जरा, जब भी आपको कार्बन या किसी भी एलिमेंट के बीच में, मान लो कार्बन ही ले लिया, एक ही बॉन्ड नजर आ रहा है, तो अगर एक ही बॉन्ड नजर आ रहा है तो वो बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा। इन डिटेल हम इनऑर्गेनिक में और पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो आपको कार्बन और किसी के भी बीच में, मान लो मैंने कार्बन ही ले लिया, दो बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो एक बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा और एक बॉन्ड होगा उसमें पाई। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? और अगर मान लो आपको कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो उसमें एक तो सिग्मा होता है और बाकी जो दो होते हैं वो कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। अब यहां से सवाल उठ जाता है फिर से कि बताओ किसी भी गिवन कंपाउंड में कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं। तो ये एक सवाल अब अगला हमारा पैदा हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे इस बात को। अब हमारे पास आ गया कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है, समझ में आ गया। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन हमको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि अगर मान लो कुछ भी बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखा है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो जितनी भी वैलेंसीज है आर रिमेन सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, कंसीडर्ड सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। जैसे मीथेन है तो हमारे पास वहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, सभी चारों सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है। बोलो बात समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ एल्कीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अब यहाँ का अगर मैं देखूँ कार्बन, तो कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो हम कहेंगे, इसको ओपन करके देख लो ऐसे, तो हम कहेंगे एक सिग्मा, दो हैं तो एक सिग्मा एक पाई, और ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो हमारे पास आ गए कितने, 5 सिग्मा हो गए और एक पाई हो गए। बोलो बात समझ में आ गया। हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे जरा देखें, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई और हाइब्रिडाइजेशन तीनों का सवाल एक साथ चलता है। तो यहाँ अगर मुझसे पूछा जाए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो अब ध्यान से सुन लो जो बात मैं बोलने वाला हूँ। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, और पाई बॉन्ड जो है वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए आपके स्टैंडर्ड पर, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हाइब्रिडेशन निकालना है तो आप क्या करें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो देख लो, सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम का सिग्मा बॉन्ड आप कितना है वो निकाल लो, प्लस उसके पास लोन पेयर कितने हैं, बस अगर आपने ये निकाल लिया तो आपको हाइब्रिडेशन मिल जाएगा। तो यहाँ हमारे पास सवाल दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो कितने सिग्मा कितने पाई हैं, दूसरा पूछ सकता है कि हाइब्रिडेशन क्या है ना। अब शेप वेप वगैरह की हम बातें अभी यहाँ नहीं करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है जरा देख लेते हैं। तो हमारे पास इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा एक पाई है, हमें सिग्मा से मतलब है, तो हमारे पास 3 सिग्मा है। अगर हमारे पास 3 सिग्मा है और इधर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास कितने हैं, 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा है तो आप उसे डिवाइड करें S और P में। S को हमेशा एक ही दे पाओगे आप, और बाकी जो बचेगा उसको P को डिनोट करना पड़ेगा। तो P को देना पड़ेगा हमें बचा हुआ स्टेरिक नंबर 3।
तो 4 है तो 1 और 3, तो इसको हम कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp3। सिमिलरली अगर 3 सिग्मा है तो हम इसे कहेंगे s, एक तो s को दे दिया और 2 दे दिया अपन ने p को, तो इसको कहेंगे sp2। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, जरा चैट बॉक्स में बताना मुझे, बहुत ही आसान एकदम बेसिक, कि यहाँ इस कार्बन के पास कितने सिग्मा हैं, कितने पाई हैं, और क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या तुम बता पाओगे? हाइब्रिडेशन सिग्मा और पाई जल्दी से बता दो, फटाफट से, तुरंत। तब तक मैं पानी पीता हूं, तब तक आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, कमेंट बॉक्स में लिख लो फटाफट। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ सिग्मा कितने हैं। तो हमारे पास हमें पता है कि एक सिग्मा, इसमें से एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे। एक सी एच वाला सिग्मा होगा तो 2 सिग्मा हो गए। 2 सिग्मा मतलब सी सी का सिग्मा और सी एच का सिग्मा। अब 2 सिग्मा है और पाई कितने हो गए, 2 पाई हो गए। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमको सिर्फ सिग्मा से मतलब होता है, और लोन पेयर यहाँ कोई है ही नहीं। तो 2 सिग्मा है तो एक तो एस को दे देंगे, एक पी को दे देंगे, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, एस पी, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये एक तरीका हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें सवाल कैसे आ सकते हैं, सवाल पूछ सकता है ना, कि इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। जैसे ये दे रखा है हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो जल्दी लिखते जाओ क्या होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, और लोन पेयर है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर निकालो और हाइब्रिडाइजेशन पालो। तो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। 4 का मतलब बोलो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पर कितने सिग्मा है, 1 2 3, एक तो पाई है, तो इसका क्या हो जाएगा, sp2। तो डबली बॉन्डेड कार्बन जब भी होगा, अगर एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, मगर sp2, और यहाँ कितना है, 1 और 1, 2 सिग्मा है। 2 सिग्मा है मतलब ये क्या हो जाएगा, sp। गजब की बात, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये पाई और ये भी पाई, तो इसके पास भी 2 सिग्मा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp। अब यहां हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को अगर मैं देखूं तो एक लोन पेयर है इसके पास जो दिखा रखे अपन ने, और कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, इसके 3 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब हमें सिग्मा प्लस लोन पेयर पता करना है, तो 3 तो सिग्मा हो गए, प्लस 1 हो गया इसके पास लोन पेयर। 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो नंबर आया 4। 4 का मतलब हाइब्रिडेशन हो गया sp3। अब यहाँ अगर मैं देखूँ सेंट्रल एटम, तो वो हमारे पास ये है, और इसमें हमारे पास 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, तो 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो हमारे पास स्टेरिक नंबर आ गया, नंबर कितना आ गया, 4। और 4 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो इस तरीके से अपन हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये है ना, ये कैलकुलेट करो इसमें कितने सिग्मा हैं, कितने पाई हैं। तो मैं अब तुमको सवाल करने को देता हूं बी, एक तो बी सवाल करना है हमको, और एक हमको करना है एच। ये आपको अभी करना है, ये तुम्हारा भाई करके दिखाएगा, नेफ्थलीन, ये मैं करूंगा, तो इसको तुम्हें छोड़ देना है। ये 2 सवाल तुरंत प्रभाव से अभी कर लो, पहले ये करके दिखाओ, और 2 सवाल हमको कर लेने, बाकी तुम्हारे लिए होमवर्क है, घर पे प्रयास करना। और नेफ्थलीन, बेंजीन और एंथ्रासिन जैसे सवाल जब आएंगे तो किस बात का हमको ध्यान देना है उसके बारे में हम समझेंगे। देखें फटाफट तुरंत, बेंजीन। बेंजीन क्या होता है सर, बेंजीन बेटा ये होता है, नॉर्मली आपको ये दिया जाएगा, जब भी ऐसा गोला बना के दे दिया जाए ना, तो तुम समझ लो अल्टरनेट पोजीशन पर, मार्क माय वर्ड्स, अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। जब भी ऐसा गोला दे दिया जाए तो अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा कंसीडर करना है तुमको। तो ये बेंजीन हो जाता है। सर नेफ्थलीन क्या होता है, हमने कर लिया, बता दो आप। तो नेफ्थलीन होगा तो आपको ऐसा दिया जाएगा, ये नेफ्थलीन है। तो फटाफट से बी और एच का आंसर कर दो, और अगर तुम्हें चमक गया है, बस एक ही स्टेटमेंट था जो तुम्हें ध्यान देना था, वो था कि ये जो गोला लगा हुआ है बीच में,
ये क्या है, इसके बारे में, चक्र के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे होंगे। अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं। मगर इस गोले का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बना लो, ये मतलब होता है। तो अगर वैसा बना पाए तो नेफ्थलीन भी तुम्हारे लिए हलवा है, नहीं तो फिर एग्जामिनर का जलवा है। फटाफट से तुरंत, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। बहुत आसान है। उस बात को ध्यान देना जो हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन में पढ़ा था कि इफ कार्बन की वैलेंसी इज रिमेन अनसेटिस्फाइड देन इट इज कंसिडर्ड सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, है ना। और बेंजीन इज एक्चुअली C6H6। चलो अब हम बात कर लेते हैं फटाफट, तुरंत, आराम आराम से। एक एक को पकड़ते हैं कार्बन को और उससे पूछते हैं तेरे में सिग्मा कितने, और लोन पर है नहीं तो हमारे पास ये कार्बन को देखो, इसको जरा ओपन कर लेते हैं तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। इस पर कितने H हैं, 2 H हैं, 2 डबल बॉन्ड है, C है, डबल बॉन्ड C है, C है, H है और C है और H है, H है और H है। तो एक एक को पकड़ पकड़ के सिग्मा और पाई भी देख लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल लेंगे यार अपन तो। ठीक है चलो आओ दोस्तों। तो ये कैसा बॉन्ड है, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। बस हो गया, गिन लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिग्मा हो गए हमारे पास 9, पाई कितने हुए, 1 और 1 2, तो पाई हो गया हमारे पास 2। इस तरीके से हमने सवालों को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, है ना। अब बेंजीन, बेंजीन की स्ट्रक्चर हमें ये निकल के आई कि इस गोले का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। मगर हमें एक बात जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि हर कार्बन अभी 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब इन सब के पास अभी एक एक वैलेंसी और है विच इज कंसिडर्ड सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर है बेंजीन की। और अगर ये स्ट्रक्चर है बेंजीन की तो जरा देखो क्या सिग्मा क्या पाई, क्या सिग्मा क्या पाई, देख लेते हैं। सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा, ये वाला बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, ये वाला बॉन्ड सिग्मा, आहा सिग्मा 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 पाई सिग्मा। बहुत सारे सिग्मे हो गए इसमें तो, ठीक है। देखो गिन ले तो बहुत आसान हो जाता है। देखो जरा कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं, 6 है ना, तो 6 में सिग्मा तो 6 होंगे ही होंगे, है ना। पाई 3 दिख ही रहे तो पाई लिख लेते हैं पहले, तो पाई हमारे पास कितने हैं, 3। कार्बन कार्बन बॉन्ड के सिग्मा कितने हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड के सिग्मा हो गए 6, और हर कार्बन पर हाइड्रोजन है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा कितने हो गए, 6। तो 12 सिग्मा तो यहाँ हो गए, गिन लो चाहे, और 3 हमारे पास पाई बॉन्ड हो गए। तो इस तरीके से अपन ने निकाल लिया। बाकी जो है तुम लोगों के प्रैक्टिस के लिए है ना। अब मैं बता देता हूँ एक नेफ्थलीन करके। नेफ्थलीन में हमारे पास एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल पर चल के कर रहे हैं अपन, है ना। अब ये दे रखा है, जब भी आपको ऐसा गोला दे दिया जाए ना तो आप समझो कि पहले ऐसे बना लो, ठीक है। अब कहीं से भी शुरू करो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब इसमें चलो, इसमें कैसे चलें, ठीक है साहब, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ओ ओ ओ ओ ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया। देख लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पूरी कहानी में हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गए। तो अब ये हो गया हमारे पास नेफ्थलीन। अब इसमें सिग्मा और पाई तो डायरेक्ट गिन लो। अब देख लो, कार्बन कार्बन के सिग्मा कितने हैं पहले वो गिन लो, कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा कितने हैं पहले वो गिन लो, ठीक है। पाई तो साफ ही दिख रहे हैं तुमको, पाई कितने हैं, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड है तो 5 हो गए सिग्मा पाई, है ना। अब सिग्मा गिन लो, कार्बन कार्बन बॉन्ड गिन लेते हैं, कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गए, है ना, सही है ना। अब हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं जरा देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 वैलेंसी चौथी, 3 वैलेंसी चौथी, अरे 4 सेटिस्फाइड है ऑलरेडी, 4 सेटिस्फाइड है, नहीं लगाएंगे हाइड्रोजन। 3 वैलेंसी चौथी, 3 वैलेंसी चौथी, 3 वैलेंसी चौथी हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 उधर हो गए, 4 इधर हो गए, तो हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। तो इस तरीके से अपन ने निकाल लिया, कार्बन कार्बन बॉन्ड निकाल लिए 10, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड निकाल लिए हमने, है ना, पाई निकाल लिया हमने 5। इस तरीके से हमने नेफ्थलीन की बातें कर ली है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई। तो इस तरीके से सिग्मा और पाई निकाल दें। अब कभी भी किसी का हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो समझ लो, निकाल लो उसमें जिसमें सिग्मा बॉन्ड, जैसे मान लो मैं इनके इसके बारे में पूछूं कि इसमें जो कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जल्दी से बोलो। देख लो, किसी भी एक को पकड़ो, सब आइडेंटिकल है, इसको पकड़ लेते हैं। तो अगर मैं इसको पकड़ूँ तो हमारे पास ये रहा सिग्मा, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई है इसके पास। पाई तो हम गिनते नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर गिनते। तो हमारे पास 3 सिग्मा, 3 सिग्मा को डिवाइड करेंगे तो 3 सिग्मा है हमारे पास, तो उसको डिवाइड करेंगे 1 एस में और 2 पी में, तो हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड हियर, ऐसा हमको समझना पड़ेगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द हाइब्रिडेशन, और इस तरीके से आपको सिग्मा और पाई कंसीडर करने चाहिए। अब यहां पर एक सवाल जो हमें दर्द देता है, जरा कि देखें, जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं CH3 C और CN, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। ये एक अच्छा सवाल बन जाता है जूनियर लेवल पे, जब हम छोटे बच्चे हैं ना तब हमारे लिए ऑर्गेनिक में थोड़ी परेशानी आती है। तो ये सवाल टफ हो जाता है जब सिग्मा और पाई के लिए आता है, थोड़ा टफ अगर आप फंक्शनल ग्रुप नहीं जानते हैं तो। इसीलिए जो अगला टॉपिक आता है ना वो आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो इसलिए अगला टॉपिक वही होने वाला है। तो जरा देखें, तो हमारे पास अगर सिग्मा और पाई निकालें तो हमारे पास ये कार्बन पर देख लो 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा है और 1 कार्बन के साथ, तो 4 सिग्मा तो ये हो गए, है ना, ठीक है। ओपन करके दिखाऊं, ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, लो ऐसे गिनना चाह रहे हो, ठीक है ऐसे गिन लो, तो ये हो गया, ये हो गया। अब दिक्कत यहाँ आती है कि जो ये CN नहीं समझ पाएगा, CN जो है वो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना। अगर ये कर लिया तो हो जाएगा। अब सिग्मा गिन लो और पाई गिन लो, 1 2 3 4 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, तो सिग्मा हमारे पास हो गए 7 और बचा हुआ पाई गिन लो, पाई कहाँ है, पाई कहाँ है, 2 पाई ये रहे और 2 पाई ये रहे, तो हमारे पास पाई कितने हो जाएंगे, हमारे पास 4। तो इस तरीके से अपन सिग्मा और पाई, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि CN जो है उसको ओपन करते हैं तो ऐसा बनता है। ऑल दो तुम में से बहुत सारे बच्चे इसको बहुत आसानी से कर लेंगे तो अगर आपने फंक्शनल ग्रुप जाने हुए हैं तो, वरना तो डिफिकल्ट पड़ेगा। तो इसके बाद जो है ना वो हम एक सवाल कर लेते हैं जेईई मेन 2021 में। देखो कितना आसान सा सवाल आया और 2021 में आया, सोचो अभी तो हम नन्हे मुन्ने बच्चे ही हैं 9th-10th के, ये सवाल जेईई मेन में ऐसा ही आ रहा है। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, आसान ही सवाल आते हैं, टफ सवाल नहीं आते हैं। तो अगर तुम ये वाला सवाल कर पाते हो तो इसका मतलब जेईई मेन का सवाल कर लिया अपन ने। देख लो अभी का आया हुआ सवाल है जेईई मेन का, तुरंत बता दो कि इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाफट, तुरंत, जल्दी जल्दी, आराम से। चलो कितना आसान है देखो, एकदम बच्चों जैसा करें तो भी अपन कर लेते हैं। देख, एच 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 सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। हमें पता है हर डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है। तो बस अब हमको क्या करना है,
हमको तो सिर्फ क्या गिनने को बोला है इसने, सिग्मा। ओहो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 1 पाई। पाई से हमको कोई मतलब नहीं है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा। तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 10। कितना आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सिग्मा, इतना सा आंसर है। देखो कितना सा सवाल है, और जेईई मेन में आया हुआ है ना। अब क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, है ना। डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, है ना। हम जो बेसिक अभी पहला पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं ना, तुरंत प्रभाव से। आओ दोस्तों चलें चुनौतियों का सामना करें, ठीक है। देखो अभी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जरा देखें। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिससे कि, जैसे मान लो एल्केन है, जैसे मान लो मेरे पास ये एल्केन है। अब एल्केन जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, है ना। एल्कीन जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। एल्काइन जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती है, अलग होती है ना। सिमिलरली अगर एल्केन में से एक H, यहाँ पर कितने H हैं, 1 2 3 H है मान लो, तो एक H हटाकर -H करूं और एक OH ग्रुप जोड़ दूं मैं, तो हमारे पास यहाँ पर OH ग्रुप हो जाता है। तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप हो गया, एल्कोहल बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं तुम एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और एल्कोहल OH ग्रुप आते ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टी से रात दिन अलग हो जाती है ना। एल्कोहल आते ही बिल्कुल एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन से बिल्कुल अलग अलग है ना। ऐसे तो ऐसे ग्रुप्स अगर जुड़ जाते हैं, H हटाकर, एल्केन से H हटाकर, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं, है ना। फिर जैसे एल्कोहल है, तो जब हम बड़े हो जाएंगे क्लास 12th में जाएंगे तो एल्कोहल एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें एल्कोहल की रिएक्शन अलग पढ़ेंगे। एल्केन एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके एल्केन की रिएक्शन अलग पढ़ेंगे, है ना। अभी OH हटा के मान लो इसकी जगह लग जाता, OH की जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाता, इसको बोलते हैं एसिड ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH। तो देखो OH के आगे C डबल बॉन्ड O लग गया तो वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है। तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उनके बारे में जानना जरूरी है ना। यहाँ पर मैंने R ग्रुप लगाया है सब जगह, R। अब R को तुम्हें क्या समझना है मैं बता देता हूँ छोटे बच्चों। जैसे इस पूरे ग्रुप को हमको अगर मैं RH लिख दूं, RH, ठीक है, इस पूरे को, तो मैंने यहां से क्या किया, H हटाया और OH जोड़ा है, तो मैं यहां क्या कह सकता हूं, दिस इज ROH। तो यहां R ग्रुप क्या है, तुम ऐसा मान लो कि R जो है कार्बन कंटेनिंग एल्केन का ही पार्ट है, ऐसा मान लो तुम, तो है ना भाई। जब बड़े हो जाओगे तो और चीजें सीखोगे। तुम ये मान लो कि एल्केन था R, उससे एक H हटा के और हमने OH जोड़ दिया, तो अब ये ROH हो गया। तो R जब भी हो तो समझना कि वो एल्केन का छूटा हुआ रूप मान लो उसको, है ना, ठीक है। तो आओ दोस्तों फिर आगे हम जानेंगे। तो RC डबल बॉन्ड OH, तो इसको बोलते हैं RC डबल बॉन्ड OH को कैसे लिखते हैं, R कार्बन चेन, C डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है और इसका नाम क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर मान लो, देखो सारी चीजें एक साथ चलेगी। अगर मान लो मैंने तुमसे ये पूछा कि बताओ ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो तुम फटाफट से बता सकते हो, फटाफट से बता दो क्या है। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें तो सिग्मा और लोन पेयर गिनना है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है उसका फंक्शनल ग्रुप, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो बताओ। तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं अपन। कितने सिग्मा है यहाँ, 1 2 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से अपन ने बात की है। लेवल तो अपन आगे लेके जाएंगे, अभी तो बेस कैंप है ना। जब हम NSCC जाएंगे और लेवल बढ़ेगा। जब INCHO पढ़ते हैं तो भाई जेई से ऊपर चला जाता है। मैं तुमको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये अगर जेई मेन का लेवल है तो ये NSCC का लेवल है, केमिस्ट्री ओलंपियाड का, ठीक है। तो ये जेई एडवांस का लेवल है
और वो जो छत है ना वो INCHO है, समझ रहे हो? INCHO वहाँ है, सेकंड स्टेज अगर हम बात करें केमिस्ट्री ओलंपियाड की। तो अभी हम कहाँ हैं? हम जेई मेन का एक सवाल तो कर लिए सर, हम यहाँ हैं क्या? नहीं, अगर जेई मेन का लेवल यहाँ है तो हम यहाँ हैं, जहाँ मेरा हाथ नीचे और नीचे ये रहा, हम अभी यहीं हैं। तो जब हम धीरे 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 बढ़ेंगे तो यहाँ भी जाएंगे, फिर यहाँ भी जाएंगे, फिर यहाँ भी जाएंगे, और अगर तुम्हारी सहमति रही तो वहाँ भी जाएंगे। वहाँ मतलब INCHO भाई, और कहीं नहीं। RC डबल बॉन्ड OH, RSO3H, तो RSO3H मतलब ये है भाई साहब, है ना? तो हमारे पास ये सल्फोनिक एसिड है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या है, तो जल्दी बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? 1 2 3 4, 4 सिग्मा 2 पाई, हमें तो सिग्मा से मतलब है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3, है ना, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब जरा अगला सोचो, अगला क्या हो सकता है, जल्दी से बता दो फटाफट। अगर RCO होल ट्वाइस क्या है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो अगर तुम पहले से पढ़े हुए हो तो। ठीक है, तो अब देखो जरा उसको, हमने RC डबल बॉन्ड O 2 बार है और ऑक्सीजन बाद में, इसको ओपन करके लिखे तो CO 2 बार है, तो ये मैंने CO 2 बार लिखा, और बीच में ऑक्सीजन से दोनों को कनेक्ट कर लिया। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो हमारे पास RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये कैसे बनता है तो इसका नाम भी पता लग जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर दो हों, हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों और उनमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया जाए, -H2O कर दिया जाए, तो हमारे पास RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R बन जाता है। तो इसमें हमने किया क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से पानी निकाल दिया, है ना? तो इसलिए इसका नाम क्या देते हैं, एसिड में से पानी निकाला है ना, तो इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड में से एनहाइड्रस कर दिया, पानी निकाल दिया, तो इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। सर क्यों पढ़ रहे हैं हम, सर क्यों पढ़ा रहे हो ये फंक्शनल? सवाल पूछ लेता है वो, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएगा, पूछेगा इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। तो मान लो इतना बड़ा स्ट्रक्चर दे दिया, एक तरफ हमारे पास ये जोड़ दिया, एक तरफ ये जोड़ दिया, तो पूछेंगे तो सही कि साहब इसमें एक कार्बोक्सिलिक है, एक सल्फोनिक ग्रुप है और एक एस्टर है। ये सवाल है कि कितने फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए पढ़ रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है ना? RCOOR, इसकी स्ट्रक्चर देखें तो RC डबल बॉन्ड O और R मतलब समझ लेना कोई भी एल्केन से जुटा हुआ ग्रुप, जैसे हम यहाँ पर मिथाइल CH3 लगा सकते हैं, यहाँ भी CH3 लगा सकते हैं, यहाँ C2H5 लगा सकते हैं, यहाँ भी C2H5 लगा सकते हैं। ऐसा R कोई भी एल्केन से छूटा हुआ ग्रुप, जिसको क्या कहते हैं हम आगे जानेंगे। तो अब ये हो गया हमारे पास, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं एस्टर, इसको बोलते हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप। RCOX, X यहाँ क्या है, X यहाँ पर X हेलोजन है भाई, FClBrI हेलोजन। और जो X होता है ना, वो जो तुम सोचते हो उसके विपरीत ही करेगा। तो हमेशा याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में X जो है वो उल्टे पुल्टे काम ही करता है। तुम सोचोगे X ऐसे चलेगा तो X वैसे चलेगा, ठीक है, इसीलिए उसको X बोला गया है, क्योंकि X हमारी अपेक्षा के अनुरूप कभी काम करता ही नहीं। आगे हम जानेंगे इस बात को। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, एकदम सेम है, RC डबल बॉन्ड O, उधर OR था, इधर X है, तो यहाँ लिख देंगे X। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये सब एसिड से ही पैदा हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर मैं OH हटा दूं और OR लगा दूं तो एसिड एस्टर बन जाता है ना, ये एस्टर है, OH हटा के OR लगा दिया। और अगर मान लो मैंने OH हटा के और X लगा दिया तो इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। ठीक है, मैं इसे याद करने के लिए तुम्हें एक वर्ड और दूंगा, जो X होता है इसको हम हेलोजन भी बोलते हैं, हेलोजन। तो और तो हम इसे नाम देंगे, X की वजह से इसे नाम देंगे हेलो, और CO को एक नाम और दिया जाता है और वो है कार्बोनिल।
तो मैं इसे चाहता हूं कि तुम इसे ऐसे भी याद करो कि इसे हेलो कार्बोनिल बोलते हैं। क्यों, हम आगे जानेंगे। फिर वही बात, अगर मैं OH हटा दूं और अगर मैंने NH2 लगा दिया तो ये स्ट्रक्चर हो जाती है R C डबल बॉन्ड O NH2। OH हटाकर NH2 लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड। इसका नाम हो जाएगा एसिड अमाइड, या सिर्फ अमाइड भी बोल सकते हैं इसको, सिर्फ अमाइड भी बोल सकते हैं, सिर्फ एनाइड्राइड भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं एसिड अमाइड, या सिर्फ अमाइड भी बोल सकते हैं। सिर्फ अमाइड ही बोलेंगे अपन, जब बड़े हो जाएंगे ना तो इसको अमाइड ही बोलेंगे। तो ये हमारे पास छठा हो गया। और चले, है ना। अब यहाँ हम देखें, अमाइड तक हम पहुँच चुके हैं। तो अमाइड्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो विशेष बात है हमारे लिए अमाइड्स के लिए। R C डबल बॉन्ड NH2, ये हमारे पास इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरीके का हो सकता है, टाइप्स ऑफ अमाइंस एंड अमाइड्स। हम बात कर रहे हैं अमाइड्स की। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो अमाइड्स जो है वो एक तो हो सकता है R C डबल बॉन्ड NH2, जिसमें हमारे पास ये जो NH2 पार्ट है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइड। फिर अगर मान लो R C डबल बॉन्ड O और एक H हटाकर अगर एक ग्रुप लगा दूं R, तो अब ये नाइट्रोजन जो है 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री और सेकेंडरी अमाइड। लिमिसरली और सिमिलरली अगर मान लो मैंने C डबल बॉन्ड O N R और R, या R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर मान लो नाइट्रोजन यहाँ देखूँ तो मैं 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो इसको मैं बोलूँगा 3 डिग्री और टर्शरी अमाइड। अब ये बताने की कहाँ जरूरत है, क्योंकि पिछली क्लास में हम पढ़ के आए थे कि एल्कोहल और हैलाइड के टाइप पढ़े थे हमने ना। ये याद रखना कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, इसलिए उन्हें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं किया जाता। याद रख लेना, स्टार मार्क करके लिख लो। एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हैलाइड्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर हेलोजन सेम है और एल्कोहल तो सेम होती हैं, तो अगर हेलोजन सेम है कि फ्लोरीन ही है, क्लोरीन ही है, ब्रोमीन ही है, आयोडीन ही है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो दे बिहेव सिमिलरली और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स एंड हैलाइड्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट, नहीं, दे आर कंसिडर्ड सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। वेरेज अमाइड्स में अगर मैं देखूँ तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। 1 डिग्री अमाइड की प्रॉपर्टी 2 डिग्री अमाइड से और 3 डिग्री अमाइड से जो है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो स्टार मार्क करके हम यहाँ सुपर स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड्स एंड अमाइंस। अमाइंस क्या है हम आगे जानेंगे, लिख तो देते हैं। अमाइंस आर कंसीडर्ड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा, सर ये अमाइन तो पढ़ाया नहीं अभी, अभी क्यों लिखा रहे हो? साथ में लिख देंगे तो याद हो जाएगा। हाँ, तुम ये याद रखो अमाइन क्या है, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, हमने स्टेटमेंट तो साथ में लिख ही लिया। एल्कोहल और हैलाइड सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वेरेज अमाइंस एंड अमाइड्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मतलब एक ही स्ट्रक्चर में अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड्स दे रखे हों तो 3 फंक्शनल ग्रुप है उसमें, ये कहेंगे। अगर एक ही कंपाउंड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल दे रखे हों तो वो एक ही फंक्शनल ग्रुप में कंसिडर किया जाएगा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अमाइंस अभी बाकी, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब और फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, तो CN, तो इसको अभी हम पढ़ के भी आए थे, C ट्रिपल बॉन्ड N लिखते हैं, NC, तो इसको N ट्रिपल बॉन्ड C लिखते हैं। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव होता है, कार्बन पर नेगेटिव होता है। CHO, इसको क्या बोलते हैं हम, साइनाइड, है ना। इसको मैं चाहता हूँ कि तुम इसे प्यार से साइनो याद रखो, साइनो। इसको बोलते हैं आइसोसायनाइड, इसको मैं चाहता हूँ कि आइसो साइनो याद रखो। फिर C डबल बॉन्ड OH, इसको इनको बोलते हैं हम LD हाइड, ठीक है। सारा खेल CO का है, समझो इस बात को। CO कितना महत्वपूर्ण है मैं फिर से समझा रहा हूं। CO के साथ OH आया तो एल्कोहल, ठीक है।
CO के साथ OCOR, CO के साथ OH आया तो एल्कोहल, सॉरी एसिड, OCOR आया तो एसिड हैलाइड, OR आया तो एस्टर, CO से X चिपका हुआ है तो एसिड हैलाइड, CO से NH2 चिपका हुआ है तो अमाइड। तो CO के आजू बाजू कौन है इसे देखना बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब CO फिर आया है, इस बार CO के एक तरफ तो H है, एक तरफ तो H है, दूसरी तरफ R हो सकता है या H भी हो सकता है। तो CO के कम से कम एक तरफ H हो तो उसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर CO के दोनों तरफ R ग्रुप है, मतलब कार्बन है, H नहीं है, H नहीं चलेगा भाई, H नहीं होना चाहिए, H नहीं होना चाहिए, H होते ही एल्डिहाइड हो जाएगा। इसलिए दोनों तरफ अगर कार्बन है CO के तो उसे बोलते हैं अपन कीटोन, ठीक है। और अगर फिर OH है इसको बोलते हैं अपन OH ग्रुप, ठीक है। और फिनॉल मतलब होता है बेंजीन के माथे पर अगर OH है तो उसे बोलते हैं फिनॉल। और ये ध्यान देना कि ROH एल्कोहल एंड फिनॉल एंड बेंजीन के माथे पर OH आर कंसीडर्ड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अभी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्यों कंसीडर कर रहे हो सर, OH तो सेम ही है ना। बस सिंपल सी बात है, जब भी हमारे पास डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज मिल जाएगी हम उन्हें डिफरेंट कंसीडर कर लेंगे। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड्स, अब आर लगते ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई है तो क्या करें, फिर उन्हें डिफरेंट कंसीडर किया। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, कोई फर्क ही नहीं आया रिएक्टिविटी में, केमिकल रिएक्टिविटी में, मतलब केमिकल रिएक्शंस में कोई फर्क नहीं आया तो हमने उसे सेम कंसीडर किया। तो सिमिलरली अगर बेंजीन को मैं बेंजीन के माथे पर OH चिपकाता हूँ या फिर कहीं भी सिंपल एल्केन के साथ OH चिपकाता हूँ तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। इसलिए फिनोलिक OH मतलब बेंजीन के माथे का OH और कोई सा भी OH एल्कोहल कहलाता है, और ये फिनोलिक OH कहलाता है। दे आर कंसिडर्ड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो स्टार मार्क कर लो, एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सेम फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किए जाएंगे। amides and amines on the basis of 1 degree 2 degree 3 degree shows different chemical properties, तो different functional group consider किए जाते हैं। और यहाँ पर अगर फिनॉल और अल्कोहल के बारे में बात करें तो ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास SH मतलब RSH, ठीक है। तो ये RSH मतलब इसको थायो अल्कोहल बोलते हैं। बहतेर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। अब ये आ गया हमारे पास जिसकी हमें तलाश थी NH2, है ना। तो हमने वो बात की थी। अब यहाँ NH2 में हमारे पास कह सकते हैं RNH2, तो अगर मैं NH2 यहाँ देखूँ तो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अमाइन, ये अमाइड्स का ही भाई है। और इसी जगह अगर मैं एक H हटा के एक और R जोड़ दूँ तो इसे कहूँगा 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अमाइड, और इसी जगह मैंने एक और जोड़ दिया तो इसको कहूँगा 3 डिग्री और टर्शरी अमाइन। अमाइड बोला हो तो क्षमा करना, अमाइन। तो अब देख लो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइन होते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। दे आर कंसिडर्ड, पहले ही लिखवा चुका हूं मैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब इससे क्या फर्क पड़ता है जरा देखो, है ना। जैसे मान लो अभी तो हमने 13 ही फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, लेकिन सवाल कैसा बन जाएगा, सवाल ऐसा बन जाएगा कि मान लो ये हमको दे दे और पूछे कि बताओ इसमें कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, बताओ इसमें इस गिवन कंपाउंड में कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। कम ऑन, कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें, इसमें कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, इसमें कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, इसमें कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है।
अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि इसमें कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो बड़ा अच्छा सा सवाल बन गया है। अब जरा देखो, इसको पहचानना है हमको। एल्केन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप में, ऐसा मैंने लिख लिया है मान लो। तो ये 3 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइड क्योंकि CO बाजू में है, ये 2 डिग्री अमाइड क्योंकि CO बाजू में है, ये 3 डिग्री अमाइड क्योंकि CO बाजू में है। ठीक है, ये बेंजीन से सीधे जुड़ा हुआ OH, तो ये फिनोलिक है। और ये बेंजीन से सीधे नहीं जुड़ा है, कार्बन बीच में आ गया, तो ये OH अगर सीधे नहीं जुड़ा है, सीधे नहीं जुड़ा है तो एल्कोहल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। इस तरीके से हमारे पास 8 फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं, और तो कोई है ही नहीं, एल्केन फेल्केन तो है ही नहीं है ना। तो ये हमारे पास 8 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए। इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब अभी तक हमने कितने पढ़े? 13। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। ये सब फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, है ना। और भी हैं, और भी बना सकते हैं, 50 बन सकते हैं, मगर हमारे सिलेबस में क्या है उसके बारे में बात कर लेते। तो कुछ अजीब सा तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उसको मैं चमकाता हूँ तुमको। देखो जरा, जब तुम बड़े हो जाओगे और IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे ना, तो इसीलिए मैंने ये सीक्वेंस में लिखे हैं 13। जब तुम बड़े हो जाओगे और IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे या तुमने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ तुम्हें एक प्रायोरिटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। और ये प्रायोरिटी सीरीज मैंने उसी ऑर्डर में लिखी है कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है, सबसे बलशाली, सबसे शानदार फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड हलाइड, फिर अमाइड, फिर उसके बाद साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एल्कोहल, फिर NH2 एल्कोहल्स, फिर थायोअल्कोहल फिर उसके बाद NH2। तो ये 13 फंक्शनल ग्रुप एज इट इज आपको लाइन में याद रखने हैं, एज इट इज याद रखने पड़ेंगे सीक्वेंस में 13 के 13। तो इसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो मैं एक ट्रिक तुमको बता रहा हूँ, जो कि इट इज जस्ट अ हिंट कि किस तरीके से हम जो रेगुलर क्लास होती है उसमें चीज़ें याद करते हैं। देखो कई बार ऐसा होगा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तुमको चीज़ें समझ में आएगी बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इतना समय हो गया समझाते, तो हम कंसेप्चुअली तो स्ट्रॉन्ग बना ही देते हैं बच्चे को। लेकिन कई बार चीज़ें याद रखी जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं सॉल्व करने के लिए। तो जैसे ये है, अब हमारे पास 13 फंक्शनल ग्रुप है, तो हमको एज इट इज इसको याद करना है, या तो लिख लिख के याद करें या फिर एक ट्रिक बना लें। ट्रिक शुड भी, अब मेरा मानना यह है कि ट्रिक शुड भी सो घटिया कि हमें उसे याद नहीं करना पड़े, वो याद रहे। क्योंकि ज़िंदगी में देखी और सुनी घटिया चीज़ें हमेशा याद रहती है, और लॉजिकल चीज़ें दिमाग जो है उसे भुला देता है। तो हम इसे घटिया से घटिया बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि हम कितना घटिया बना पाए। तो अब इसको सीक्वेंस में हमको याद रखना है कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर वो, फिर ये, फिर वो। तो याद करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा देखो, ये हमने कुछ ट्रिक बना रखी है, देखें क्या है। तो आप सबसे पहले याद रखें 13 के 13 याद रखना। तो सबसे पहला याद रखना पड़ेगा हमको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला हमारा एसिड है, पहला क्या है हमारे पास? एसिड। दूसरा भी हमारे पास एसिड है, पहला एसिड दूसरा एसिड, मगर वो सल्फोनिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड। ये हमारे पास कौन सा एसिड है? वो अभी हमने बात की थी सल्फोनिक एसिड। तो हमारे पास दूसरा सल्फोनिक एसिड है ना। तो 2 एसिड हो गए। फिर तीसरी बात हमने की थी कि अगर ये 2 एसिड्स में से पानी निकाल दें याद रखने के लिए, तो एनहाइड्रस हो गया, तो हम कहेंगे इसको एसिड एनहाइड्राइड है। तो पहला और दूसरा एसिड है, और तीसरा उसमें से पानी निकाल देंगे तो एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। तो ये 3 तो हमको याद हो गए। चौथा हम ट्रिक से याद करेंगे, चौथे से लेके 13 तक। इसके लिए हमारे पास एक घटिया सी ट्रिक है जिसे हम भूलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्या है जरा ट्रिक समझें। आंखें बंद करके आप इमेजिन करें कि हमारा एक हीरो है, एस्टर नाम का हीरो है, जो कि येलो कलर की लैम्बोर्गिनी में बैठा है, और वो अपनी फ्रेंड है उसको शीशा डाउन करके बुलाता है, हेलो एमी। इसकी फ्रेंड का नाम क्या है? एमी। और ये जो एस्टर है वो अपनी फ्रेंड एमी को बोलता है कि देखो 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 देखो, साइन बोर्ड देखो, एक कोचिंग का साइन बोर्ड है, कोचिंग का नाम पता नहीं है मेरे को, बताऊंगा भी नहीं। एक कोचिंग का साइन बोर्ड है, उस साइन बोर्ड पर देखो, कुछ कोचिंग है, कोई कोचिंग का नाम है यहाँ। इनके पीछे हमारे 2 दोस्त हैं, हमारे ही क्लास के 2 दोस्त, एक का नाम है LD, एक का नाम है किट्टू, आर ड्रिंकिंग
दे आर ड्रिंकिंग, एलडी याद रखने के पर्पस के लिए है भाई ये, आर ड्रिंकिंग एल्कोहल। बस ये स्टोरी है। क्या स्टोरी है? एस्टर हमारा कार में जा रहा है, उसने अपनी फ्रेंड एमी को बुलाया और बोला देखो साइन बोर्ड के पीछे देखो, लुक एट द साइन बोर्ड, लुक एट द साइन बोर्ड, लुक एट द साइन बोर्ड, साइन बोर्ड के पीछे देखो, लुक एट द साइन बोर्ड के पीछे हमारे दो दोस्त एलडी एंड किट्टू आर ड्रिंकिंग एल्कोहल। इसी बात ये देखते हुए एमी को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है अमीने कहीं के, आई सेड अमीने, है ना, अमीने, अमाइन कहीं के, वो कहती है अमाइन, गुस्से में कहती है अमाइन कहीं के। अब देखो जरा क्या है, एस्टर हमारा हीरो है। फिर क्या हुआ? अगर तुम्हें ये थ्योरी ये याद हो गया तो फिर रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एस्टर ने क्या बोला, हेलो एमी, हेलो फ्रॉम कार, है ना, तो एस्टर ने हेलो फ्रॉम दी कार किया, हेलो फ्रॉम दी कार टू एमी, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एस्टर हेलो फ्रॉम कार टू एमी, लुक एट दी साइन बोर्ड, साइन बोर्ड के पीछे हमारे दो दोस्त एलडी और किट्टू ड्रिंकिंग एल्कोहल, अमाइन कहीं के, ठीक है, ऐसा है। अब देखो जरा, अब याद करना बड़ा आसान हो गया। कैसे याद कर लेते हैं, अभी आ जाएगा। ये देखो, तो हमारे पास पहला एसिड, दूसरा एसिड, तीसरा हमारे पास एनाइड्राइड हो गया, चौथा हमारे पास हो गया हीरो हमारा एस्टर। एस्टर क्या कर रहा है? एस्टर कर रहा है हेलो कार, कार में से हेलो, कार में से हेलो, तो हेलो कार्बोनिल याद हो जाएगा इसमें से, है ना, किसको? एमी, मतलब एमी का मतलब हो गया अमाइड। अमाइड के बाद क्या था? लुक एट दी साइन बोर्ड, साइन बोर्ड, साइन बोर्ड से हमें याद हो जाएगा साइन बोर्ड, साइन बोर्ड से हमें याद हो जाएगा साइनो और आइसोसाइनो। और उसके पीछे हमारे दो दोस्त एलडी एंड किट्टू, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ड्रिंकिंग एल्कोहल, तो हमारे पास एल्कोहल, फिनॉल और थायो एल्कोहल हमें याद हो जाएगा। और फिर अमाइन कहीं के, तो लास्ट हमारे पास अमाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सीक्वेंस में 13 के 13 याद हो गए। तो IUPAC जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रायोरिटी सीरीज अभी याद कर लो, मेरे साथ याद करो। पहला एसिड, दूसरा एसिड, तीसरा उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला तो क्या हो गया हमारे पास? एनहाइड्राइड। चौथा हमारा हीरो शुरू होता है एस्टर, कार में से हेलो, तो हेलो कार्बोनिल, किसको? एमी को, तो अमाइड। फिर क्या बोलता है? साइन बोर्ड के पीछे साइनो और आइसोसाइनो के पीछे हमारे दो दोस्त एलडी एंड किट्टू, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ड्रिंकिंग एल्कोहल, मतलब एल्कोहल, फिनॉल, थायो एल्कोहल, और उसके बाद अमाइन कहीं के, तो अमीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 13 फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं। हाँ, मुझे पता है कि ये ट्रिक जो है वो सुनने में घटिया है और घटिया ही होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ट्रिक्स घटिया नहीं होंगी तब तक लॉजिकल ब्रेन उसे याद करके भुला देगा। तो अगर ये ट्रिक आपको घटिया लगी है तो इसका मतलब कि आपको याद रहने वाली है ना। तो ये आपको IUPAC में बहुत मदद करेगा, चाहे आप इसे याद करके 2 बार याद करके देखेंगे तो, ठीक है। और सालों से बच्चों को ऐसे ही याद करा रहा हूँ, ऐसे याद हो जाती है। और ये तो एक तरीका है जिससे चीज़ें हमें याद रहें, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जैसे जो हमें याद करनी ही पड़ती है। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, 13 फंक्शनल ग्रुप। और 13 फंक्शनल ग्रुप के बाद जो होता है, अब जरा देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ओनली दीज 13 फंक्शनल ग्रुप हैव द प्रिविलेज टू गेट सफिक्स इन द IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम जानोगे कि ऑर्गेनिक में 2 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो बेसिक नाम के जो वर्ड रूट है उसके आगे लगते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स जो नाम के आगे लगे, सफिक्स जो नाम के पीछे लगे, तो कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जरा सोच के देखो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं फैकल्टी केमिस्ट्री आशुतोष गौतम, तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे नाम में है गौतम, क्योंकि वो सरनेम है, मेरे पिता का नाम है। तो मेरे पिता का नाम मेरे नाम के पीछे आ रहा है, ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो इसलिए अगर सरनेम किसी फंक्शनल ग्रुप का आता है तो उसे प्रिविलेज्ड माना जाता है। तो ये जो 13 फंक्शनल ग्रुप मैंने रटाए हैं, सिर्फ इन्हीं के पास अधिकार है सरनेम लगाने का। यही लगा सकते हैं सरनेम, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सरनेम
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पिता का नाम ये बन सकते हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए ये हमारे लिए 13 महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाकी सब जो जो आने वाले हैं वो सरनेम नहीं है, वो पीछे लगे, मतलब आगे लग सकते हैं, वो सरनेम नहीं है तुम्हारे, आगे लग सकते हैं। तो और फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं? RCOR, इसको हम बोलते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप। ROR, जैसे कि एग्जांपल ले लें CH3OCS3, तो ईथर कहलाता है। अब ये ईथर है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? थायो ईथर बोलेंगे। तो अब ध्यान से सुनना, जब सवाल ये आ जाए कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं इन द गिवन कंपाउंड, इस गिवन कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तब उस 13 पे मत अटक जाना, तब ये सब फंक्शनल ग्रुप ही कंसिडर किए जाएंगे, है ना? ये भी फंक्शनल ग्रुप के टाइप ही हैं, तो इनमें से आ जाए तो भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट होंगे। लेकिन वो 13 महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? क्यों? IUPSC में सिर्फ सरनेम उनके लग सकते हैं, इसलिए IUPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 13 याद करने थे। हमें ये याद नहीं करने, ये तो हम देख के बता देंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है। वो 13 याद इसलिए करवाए, रटवाए इसलिए क्योंकि IUPSC में काम आएगा, समझ रहे हो? तो बिल्कुल इस चीज को वैसे मत लेना कि सिर्फ 13 ही फंक्शनल ग्रुप महत्वपूर्ण है, बाकी है ही नहीं। नहीं नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये N डबल बॉन्ड N को हम बोलते हैं अजो, है ना? अब इसके बाद जो है इस C डबल बॉन्ड N को हमको ध्यान देना है ना? C डबल बॉन्ड N ग्रुप है, इधर H है और R है, उधर भी R है। C डबल बॉन्ड H N को हम बोलते हैं इमीन, और इमीन में हमारे पास देखो इमीन ग्रुप ये भी है। इमीन में अगर OH ग्रुप जुड़ जाए तो 2 फंक्शनल ग्रुप पैदा हो जाते हैं। इमीन पर अगर OH ग्रुप लग जाए तो 2 फंक्शनल ग्रुप पैदा हो जाते हैं, ये कहलाता है इमीन। और कार्बन पर OH है तो उसे एल्कोहल बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इमीनॉल। अगर नाइट्रोजन से OH जुड़े तो उसको बोलते हैं ऑक्साइम। तो अमाइन की छोटी बहन है इमीन। इमीन पर अगर एल्कोहल 2 जगह जुड़ सकता है, कार्बन पर जुड़ेगा तो एल्कोहल कहलाएगा, तो इमीनॉल, और अगर नाइट्रोजन पर जुड़ेगा तो एक नया नाम आ जाता है और उसको बोलते हैं ऑक्साइम। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप और हो गए। फिर हेलोजन तो तुम जानते ही हो, X मतलब F अलग है, Cl अलग है, Br अलग है, आयोडीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किए जाते हैं चारों। फिर NO2, इसको NO2 को ऐसे लिखते हैं, है ना? ये नाइट्रो ग्रुप है। क्या है? नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रोजन से R ग्रुप जुड़ रहा है। यहां NO2 ही है, मगर ऑक्सीजन से अगर जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे नाइट्राइट। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? नाइट्राइट और ये नाइट्रो। और अगर सिर्फ NO हो तो उसको बोलते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो फंक्शनल ग्रुप। और भी हैं डबल बॉन्ड, जैसे ईन हो गया तो एल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप है, आइन भी फंक्शनल ग्रुप है, और भी बहुत सारे हैं, मगर हमारे लिए इतने ही महत्वपूर्ण हैं अभी के लिए। तो मैंने 26 तुम्हें फंक्शनल ग्रुप बना के दे दिए, है ना? अब 26 फंक्शनल ग्रुप मैंने बना के दे दिए, तो सवाल कैसा आएगा? सवाल ऐसा आएगा कि बताओ इसमें कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, है ना? इसमें कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, जरा देखो। अब इसमें कैसे कंफ्यूजन होता है, जरा देखना। कंफ्यूजन कैसा होता है, जरा देखें। देखो, अब इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितने फंक्शनल ग्रुप है इसमें, जरा बताओ फटाफट से, है ना? इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, ऐसा अगर तुम्हें बताने को बोला जाए तो बताओ, क्या बताओगे? चेक करते हैं, चेक करते हैं एक एक, मेरे साथ रहना। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बोलो? एल्कोहल, एक हो गया। ये कौन सा है? ये तो CO है। CO के इधर और उधर चेक करना पड़ेगा। अब इस पर वापस आते हैं, एक बार तुमको इस क्वेश्चन पे वापस आता हूं, पहले मैं तुम्हें रटा देता हूं। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? C डबल बॉन्ड O। 100 बातों की एक बात इसलिए बोल रहा हूं, C डबल बॉन्ड O बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे पास, है ना? अगर इस CO के एक तरफ H मिल जाए तुम्हें और दूसरी तरफ H या फिर R हो तो इसे एल्डिहाइड बोलेंगे, एल्डिहाइड। इसलिए CO बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, अगर हमें CO मिल जाए तो दोनों तरफ देखना पड़ेगा,
अगर मेरे पास एक तरफ R या फिर हमारे पास H है और दूसरी तरफ हमारा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, एक तरफ हमारे पास R है, दूसरी तरफ भी हमारे पास R है, तो दोनों तरफ अगर R हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कीटोन। और अगर एक तरफ भी H आ जाए तो उसे बोलेंगे अपन एल्डिहाइड। तो CO हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। C डबल बॉन्ड O है और अगर यहाँ हमारे पास OH है तो CO से जस्ट अटैच अगर L, तो उसे बोलेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O है और एक तरफ हेलोजन है, एक तरफ हेलोजन आ गया तो इसको बोलेंगे एसिड हैलाइड। CO बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए C डबल बॉन्ड O है और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर हमारे पास NH2 है डायरेक्टली अटैच, तो इसको बोलेंगे अमाइड। ठीक है, फिर से हमारे पास C डबल बॉन्ड O है और अगर इस तरफ OR है, एक तरफ OR डायरेक्ट जुड़ा है, O और कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो एस्टर RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR है तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो इसलिए CO बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा देखें तो CO हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, CO का खास महत्व है हमारे जीवन में। ये जो CO है इसका बड़ा महत्व हो जाता है हमारे लिए। तो CO से क्या जुड़ा है इसे जरूर देखना है। तो अब वापस आते हैं इस सवाल पर। अब देखो CO से OH डायरेक्टली अटैच है क्या? नहीं, डायरेक्टली नहीं है, तो एसिड नहीं बोल सकते, तो ये एल्कोहल हो गया। अब इस CO से इधर R है, सॉरी, इस CO से इधर R है और इधर भी R है, तो इसको बोलेंगे कीटोन। ठीक है, अब इस CO के एक तरफ OH आ गया तो इसको बोलेंगे एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इधर चलो, ये ऑक्सीजन से इधर भी R और इधर भी R, तो ये कहलाता है ईथर। अब इधर देखो, इधर चलो, ये C डबल बॉन्ड O है, इससे इधर चलो R मिला, इधर भी क्या मिला, कार्बन मिला, तो ये तो कीटोन है। तो कीटोन तो ऑलरेडी एक बार आ चुका, तो दोबारा क्यों गिनेंगे, नहीं गिनेंगे। ठीक है, इस पर इधर चलो NH2 है, ये तो अमाइन ग्रुप है लास्ट वाला जो हम 13 नंबर पर हमने पढ़ा था। ठीक है, इससे इधर चलो CO डबल बॉन्ड O मिला, C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली अटैच है NH2 डायरेक्टली, इसका मतलब ये अमाइड है। तो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हमने कंसिडर कर लिए, 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप हमारे पास सवाल में हो गए, है ना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इग्नोर द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को इग्नोर करो और मुझे बताओ कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, कितने फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यहाँ है। जैसे ये है, तो डबल बॉन्ड को इग्नोर कर दिया मैंने, मैं एल्कीन नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए, ये इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल, नॉट एल्कोहल, फिनॉल है क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है। फिर इधर आओ, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अगर कार्बन 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 ही है तो अमाइन है वो, तो फिर डिग्री के बेसिस पर बात करें तो कितने कार्बन अटैच हैं, 3, तो इसको 3 डिग्री अमाइन बोलेंगे। फिर ये भी नाइट्रोजन है मगर ये भी 3 डिग्री है क्या, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये भी तो 3 डिग्री अमाइन हुआ नहीं। अगर 1 कार्बन C डबल बॉन्ड O है तो उसे हम अमाइन नहीं बोलेंगे, ये ऑल टुगेदर अमाइड हो गया। और अमाइड का भी टाइप होता है 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, और अमाइंस का भी टाइप होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एंड दे आर कंसिडर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है, उसमें से एक CO है, तो इसे बोलेंगे कि तुम 3 डिग्री अमाइड हो, क्या हो, 3 डिग्री अमाइड। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है अमाइन और अमाइड्स में। नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं, यहाँ पे भी 3 कार्बन जुड़े हैं, मगर जो 3 कार्बन यहाँ जुड़े हैं उनमें से एक CO है। तो अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं, 1 कार्बन जुड़े हैं, और वो जो कार्बन जुड़ा है वो CO हो, तो वो अमाइन नहीं होगा, फिर वो अमाइड होगा, है ना। तो ये अमाइन है और वो अमाइड है, ये 3 डिग्री अमाइन है और वो 3 डिग्री अमाइड है। फिर हम इस पे बात करते हैं, इससे इधर क्या चले, कार्बन मिला, इधर क्या चले, कार्बन मिला। अब इसको एसिड हैलाइड मत बोल देना, एसिड हैलाइड ये तब होता जब यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O होता और Cl इसी से जुड़ा होता इस जगह। तो अभी ये क्या है,
अभी सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर आर जुड़ा है, इधर भी आर जुड़ा है, तो मतलब ये कीटोन है और ये अलग से है हेलोजन, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो कंफ्यूज मत होना, देखो कब, जब हमारे पास ये है और हमारे पास ये Cl है तो ये एसिड एलाइड है। अब ये कीटोन प्लस हेलोजन है, अच्छा, अभी ये एसिड है, अच्छा, अब ये कीटोन प्लस एल्कोहल है, अच्छा, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, अभी ये अमाइड है, अब ये कीटोन प्लस NH2 है, मतलब अमाइन है। तो CO के चारों तरफ क्या है, दोनों तरफ क्या है, जरा ध्यान से देखिए। अभी क्या है, ये सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ और R, तो CO के साथ OCO है, तो अभी ये एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, क्योंकि CO से OCO जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन CO और अब मैं OCO कर दूं तो देखो ये मिश्रण हो गया कीटोन का और प्लस ये RCOOR, ये हो गया एस्टर। ध्यान से दोबारा देखना है इसको पीछे चल के। तो एनाइड्राइड को तोड़ा तो कीटोन प्लस एस्टर हो गया, अमाइड को तोड़ा तो कीटोन प्लस अमाइन हो गया, एसिड को तोड़ा तो कीटोन प्लस एल्कोहल हो गया, एसिड एलाइड को तोड़ा तो कीटोन प्लस हेलोजन हो गया, है ना। तो जरूर इस बात का ध्यान दें कि कौन जुड़ा हुआ है। जरा देखें, एसिड अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है तो सीओ से डायरेक्ट ओ आर जुड़ा है तो इसको बोलेंगे एस्टर। लेकिन अगर मान लो बीच में एक कार्बन लगा दूं तो ये टूट गया इसमें, फिर ये कीटोन है और ये ईथर है, ROR। तो इस बात का खास ध्यान देंगे कि सीओ के दोनों तरफ देखेंगे कौन है। डायरेक्टली अटैच OH है तो एल्कोहल नहीं होगा, फिर वो एसिड होगा। बीच में कार्बन आके OH है तो फिर एल्कोहल प्लस कीटोन होगा। तो ये खास बातें आपको ध्यान देनी है। इस तरीके से आपके फंक्शनल ग्रुप पूछे जाएंगे। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं ये पूछा जा सकता है। ये होगा हमारा बेसिक बात हो गई। अब जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन रेडिकल और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पर अपन विशेष बात करेंगे क्योंकि उसमें कुछ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जो पूरी ऑर्गेनिक में, मार्क माई वर्ड्स, पूरी ऑर्गेनिक में अगर मैं एक भी सवाल बना रहा हूँ, 2 सवाल बना रहा हूँ, 100 सवाल बना रहा हूँ, 1000 सवाल बना रहा हूँ, करोड़ सवाल बना रहा हूँ, हर सवाल में मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का तड़का लगा सकता हूँ। इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की सीमा सिर्फ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ख़त्म नहीं होती। हर एक सवाल में अगर मैं चाहूँ तो उस सवाल को थोड़ा सा टफ बनाना है तो बस मैं उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का तड़का लगा सकता हूँ। इसका मतलब जो अगली क्लास होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर एक सवाल से रिलेटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, है ना। और बीइंग एन एग्जामिनर मैं समझ सकता हूँ कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कितना बड़ा महत्व है, इसलिए अगली क्लास ध्यान से देखें। और हाइड्रोकार्बन रेडिकल में भी बहुत अच्छी सी बातें हम करेंगे। दिस इज इट, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। जब तक आप तीनों क्लासेस अटेंड कर लेंगे फिर उसके बाद अपन इन तीनों क्लासेस का निचोड़ चौथी क्लास में क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, है ना। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।